नमस्कार। कल इस वक्त तक महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे। कल इस वक्त तक यह तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। इसके अलावा यूपी की 9 असेंबली सीटों और वायनाड लोकसभा सीट समेत 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर भी कल वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। जेएमएम ने 59 सीटों की लिस्ट जारी करके दावा किया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी नतीजे आने से पहले ही विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उन बागियों से संपर्क साधा है जिनके जीतने की संभावना है। नाना पटोले ने कहा है कि सरकार महाविकास आघाड़ी की ही बनेगी और मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा जिसके पास विधायक ज्यादा होंगे। लेकिन संजय राउत ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का नाम शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मिलकर तय करेंगे। मतलब यह कि अभी काउंटिंग शुरू होने में करीब 10 घंटे का वक्त है, लेकिन तैयारी काउंटिंग के बाद की सिनेरियो की हो रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। रामगोपाल यादव ने तो यूपी के हालात की तुलना बांग्लादेश से कर दी। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि उनकी पार्टी सभी 9 सीटें जीतेगी। लेकिन यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में ग्राउंड रियलिटी क्या है, माहौल कैसा है, इस पर बात करेंगे आज की बात में। और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती है। नतीजे आने से पहले ही विपक्षी समाजवादी पार्टी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने पुलिस के दम पर चुनाव में धांधली की। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट डालने से रोका। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी के हालात की तुलना बांग्लादेश से कर दी। इटावा में मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती के प्रोग्राम में रामगोपाल यादव ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में जनता ने शेख हसीना सरकार के जुल्मों सितम से तंग आकर बगावत कर दी थी, उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही करना होगा, क्योंकि योगी की सरकार लोकतंत्र को कुचलने में लगी है। रामगोपाल यादव ने भरे मंच से कहा कि अगर यूपी में लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को उसी तरह सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा जिस तरह ढाका में देखने को मिला था। रामगोपाल यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे अहम वोट है। एक एक वोट बेशकीमती होता है। लेकिन योगी सरकार ने पुलिस के गुंडे उतारकर चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित किया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है जिसमें जनता को वोट डालने ही न दिया जाए। लोग सारे नियम कानून तोड़ने लगे, पुलिस वोट डालने लगे, सत्ता का दुरुपयोग करके लोग मनमानी करने लगे, तो उसका इलाज केवल जनता होती है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी वो कई बार से हो चुकी थी और पिछले 2 टर्म से तो कोई चुनाव नहीं होने देती। कोई चुनाव नहीं, आपको नहीं मालूम होगा। जैसा हमारे यहाँ कुदरकी और मीरापुर में हुआ, ऐसा बांग्लादेश में हो रहा था। तो लड़के सड़क पर निकल आए और राष्ट्रपति को भागना पड़ा और सरकार बदल गई। तो लोग इस तरह का काम करेंगे कि जनता को अपनी बात नहीं कहने देंगे। कुदरकी में 70% पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं। 100%, 70%। एक वोट बीजेपी का नहीं, एक आदमी को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस ने और बीजेपी के लोगों ने संरक्षण वोट डाले, बीजेपी के वोट नहीं। वास्तव में मीरापुर में आपने देखा होगा कि रिवॉल्वर लिए हुए धमका रहा परिणाम। तो जब ये स्थिति आ जाए तो संघर्ष जो है वही एक बात करता रहता। लोकतंत्र को बचाने के लिए जो नेताजी ने सिखाया था उसी रास्ते पर चल के हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसा मऊ में उपचुनाव के दौरान पुलिस ने जिस तरह गुंडागर्दी की, उसके बाद तो चुनाव आयोग को यह बाइपोल खुद ही रद्द कर देना चाहिए था। अगर टीएन सेशन होते तो चुनाव रद्द हो जाते। इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है और इलेक्शन कमीशन करना ही चाहिए, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन कुछ करते रहे। टीएन सेशन होते तो ये सारे चुनाव रद्द हो जाते, चाहे कुंदरकी हो, चाहे सीसा मऊ हो, चाहे मीरापुर हो, ये तो रद्द हो ही जाते।
लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है देखना है। अभी तक ये भी नहीं आया कि इतनी पोलिंगों पर रिकॉल होगा, ये भी नहीं आया। रामगोपाल यादव को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हार सामने देखकर बौखला गई है, इसलिए इस किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी तब यही पुलिस थी, यही प्रशासन था। आज समाजवादी पार्टी की हालत खराब है तो वही प्रशासन बेईमान हो गया। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को 23 तारीख को आती देख रही है। उससे घबरा करके केवल फेस सेविंग के लिए इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है और इनको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और गुंडई अराजकता जितनी जब जब सपा पावर में आई है, हमेशा गुंडों को आगे बढ़ने का अवसर समाजवादी पार्टी ने दिया है। जब लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिली तो यही प्रशासन, यही मशीनरी अच्छी थी। और जब विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव 9 सीटों पर हुए हैं, जनता ने उनको नकार दिया, उनकी कलई खुल गई है, तो इसी सिस्टम को खराब बता रहे हैं। कुंदरकी जिस सीट को वो बता रहे हैं, कुंदरकी पे मैं स्वयं गया था, अल्पसंख्यक सम्मेलन था और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने उसमें भागीदारी की थी। आप उसके फुटेज देख लीजिए। मुस्लिमों ने खुद ही मन बनाया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे, परिणाम आने दीजिए। इसके बाद अखिलेश यादव बोले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यादव ने रीपोल की कोई बात नहीं की। अखिलेश यादव ने तो दावा किया कि समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा कि बाई इलेक्शन में योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी को मालूम है कि वो हार रही है, एक भी सीट नहीं जीत रही है, इसलिए बहाने पहले से तैयार कर रही है। चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। जो भी घटनाक्रम है वह निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। इस वक्त लखनऊ से इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार हमारे साथ हैं। रुचि, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी के एक नेता रीपोल की मांग कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं। आपको लगता है कि कल भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी से? ये माहौल तो ऐसा है कि जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो रहे हैं सौरभ, और वैसे तो ये उपचुनाव है और इसमें जो हार जीत होगी उससे ना तो कोई सरकार बनने जा रही है और ना कोई सरकार गिरने जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, पूरी ताकत इन चुनाव में दोनों पार्टीज ने लगाई। और जहाँ तक सीट्स का जीतने का सवाल है, देखिए इन 9 सीट्स में आप बात करेंगे तो 4 ही समाजवादी पार्टी पिछले 2022 के चुनाव में जीती थी। आरएलडी हालांकि अलायंस में थी, वो 1 सीट जीती थी और 3 बीजेपी ने जीती थी, निषाद पार्टी ने 1 जीती थी। तो बड़ी चुनौती तो समाजवादी पार्टी के सामने है। अब बीजेपी के लिए 9 सीट्स में से जो सीट समाजवादी पार्टी के पास थी उनमें मुश्किल सीट्स वो मान रही थी कुंदरकी, सीसामऊ और करहल, क्योंकि करहल में 1993-94 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कुंदरकी आप देखेंगे तो मुस्लिम बाहुल सीट है जहां पर 1996 के बाद से बीजेपी का विधायक नहीं बने हैं। और तीसरी सीट सीसामऊ, वहाँ भी 1997 के बाद से बीजेपी का कोई विधायक नहीं हुआ। तो ये तीनों सीट्स
को मुश्किल मान के चल रही थी, लेकिन अब अगर आप बीजेपी में जाके बात करेंगे तो एक अंदर से उनके अंदर खुशी है कि उनका ये दावा है कि कुंदरकी वो समाजवादी पार्टी से छीनने जा रहे हैं। वो कुंदरकी जहां 60% मुस्लिम वोट है, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ये सीट अब नहीं बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी में भी अगर सौरभ आप बात करेंगे तो वो अंदर अंदर कह रहे हैं कि हाँ कुंदरकी हमारे हाथ से निकल रही है, लेकिन उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर प्रशासन ने, पुलिस ने गड़बड़ी की, हमारे वोटर्स को बाहर नहीं निकलने दिया, वोट नहीं डालने दिया, ज़बरदस्त वहाँ बेईमानी हुई। तो कुंदरकी एक सीट है जिसको लेकर दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये सीट समाजवादी पार्टी से वो छीनने जा रही है। तो अब दावे हैं अपने अपने, अब इंतज़ार करना होगा कि जब नतीजे आए तब देखें कि जो वोटर है उसने किस तरह से इन चुनाव में वोट किया है। जो लोकसभा चुनाव का पैटर्न था वो चला या इस बार कुछ बदलाव आया, क्योंकि बाई इलेक्शंस आमतौर पे ये होते हैं कि जो सरकार होती है उसके विधायक बन जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को भी लगता है कि काम तो हमारा वही विधायक कर पाएगा जिसकी सरकार है, जो अपोजिशन में है वो कैसे हमारा काम कराएगा। तो होता यही है, लेकिन अब थोड़ा वक्त बचा है सौरभ, और इंतजार करते हैं कि किस तरह के नतीजे आते हैं। ज्यादा वक्त भी बाकी नहीं है रुचि, कुछ घंटों की बात है। बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन सिर्फ 9 सीटों पर हुआ, लेकिन इन 9 सीटों के नतीजों का असर पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स पर होगा। इसलिए अखिलेश यादव ने भी पूरा जोर लगाया है। योगी आदित्यनाथ ने मेहनत में कोई कसर नहीं रखी। अब जनता का यकीन किस पर है, कल देखते हैं। महाराष्ट्र में भी जनता का फैसला कल आने जा रहा है, लेकिन आज महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता अभी से इस बात की तैयारी में भी लगे हैं कि नतीजों के आने के बाद अपने विधायकों को टूट फूट से कैसे बचाया जाएगा, और अगर बहुमत से थोड़ा बहुत पीछे रह गए तो निर्दलियों का समर्थन का जुगाड़ कैसे किया जाएगा। आज कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, तीनों पार्टियों ने अलग अलग मीटिंग्स की, उम्मीदवारों से बात की, काउंटिंग को लेकर उन्हें गाइडलाइंस दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो को हैंडल करने के लिए 3 सीनियर नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया है। ये हैं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर। ये ऑब्जर्वर के तौर पर महाराष्ट्र जाएंगे। नाना पटोले ने आज कहा कि उन्हें आशंका है कि काउंटिंग में बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं। पटोले ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी की मेजॉरिटी आना तय है, लेकिन बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है, इसलिए नतीजों के तुरंत बाद ही सारे विधायकों को मुंबई लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़े होने की हमको अंदाज है और इसलिए हम पूरे सतर्क हैं और कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई हो। जनता के हिसाब से जो लोगों ने कॉल दिया है उसी आधार पर रिजल्ट आना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी गड़बड़ करके चुन के आती है। ऐसे बार बार कई राज्यों में देखा है। जैसे ही रिजल्ट लगेंगे वैसे विधायकों को मुंबई लाया जाएगा। कल ही अगर दोपहर तक रिजल्ट आते तो शाम को बहुमत हमारा आएगा, तो हम कल ही हम दावा करेंगे। वैसे भी हमारी मेजॉरिटी आएंगी, ये हमारी उम्मीद है। अगर तो भी हमारे कई विधायक जो इंडिपेंडेंट है उनसे संपर्क में है। काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका विजय वडेट्टीवार ने भी जताई। वडेट्टीवार ने कहा कि पहले भी ईवीएम हैक होने की खबरें आई हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलने के 12 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो आजकल हैकर्स की हैकिंग की बात हो रही है ईवीएम की, बड़े कुछ एक अभी वनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को पकड़ा गया, नवी मुंबई में यही प्रकार हुआ। तो इसमें कार्यकर्ता ने थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और उन्होंने सीरियसली इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस एरिया में कोई भी नहीं रहे और काउंटिंग के बाद तुरंत जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो एमएलए ने तुरंत मुंबई में पहुंचने के लिए भी 23 तारीख को रात में या 24 को मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे, ये भी हमने सबको सूचना दिया है, उनको अवगत कराया और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 165 के आसपास रहेंगे। 12 घंटे के अंदर में सीएम का घोषणा होगा। 48 तास रहते हैं, 48 रिजल्ट के बाद में तो 12 घंटे के अंदर में सीएम का फिर महाविकास आघाड़ी का होगा। संजय राउत तो बहुत आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के 160 विधायक चुनकर आएंगे।
लेकिन वो छोटी पार्टियों और बागियों से भी बातचीत कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में यह तय हुआ है, यह तय नहीं हुआ है कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा, बल्कि चुनाव के बाद मुंबई में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस हाईकमान बैठेंगे और मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल करेंगे। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं, लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। वैसे हलचल महायुति के खेमे में भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को ब्रीफ किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों से बात की। देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी आज महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई। इस बैठक में प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, चित्रा बाग, पराग शाह, ये तमाम नेता शामिल हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी उस वक्त एमएनएस के नेता बालानंद गांवकर भी वहां पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो तो फडणवीस को एक कार्यक्रम का न्योता देने के लिए आए थे। मीटिंग के बाद प्रवीण दरेकर ने कहा कि इस बैठक में चुनाव के बाद के हालात को रिव्यू किया गया और काउंटिंग की रणनीति तैयार की गई। कुछ भी ऐसा मीटिंग नहीं, जो चुनाव हुआ उसका आकलन, उसका आढ़ावा रिव्यू लेने का काम था। और कल चुनाव के बाद कैसा आगे जाना इसके ऊपर चर्चा थी। कई लोग हम मिले थे। और इस वक्त हमारे संवाददाता सचिन चौधरी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ने सरकार बनाने की तैयारी सचिन अभी से शुरू कर दी है। क्या रणनीति बनी है दोनों खेमों के अंदर? जी सौरभ, सबसे पहले बात करते हैं महाविकास आघाड़ी। तो महाविकास आघाड़ी की लिए यह कहा जा सकता है कि दूध का जला जो है ताक भी फूंक फूंक कर पीता है। यही रणनीति वो अपना रहे हैं। जब से मतदान हुआ, 20 तारीख को वोट पड़े, उसके बाद से दूसरे दिन उन्होंने संजय राउत हो, जयंत पाटिल हो, सतीश पाटिल हो, बाला साहब थोरात हो, 2 घंटे तक बैठक की हयात होटल में। उसके बाद वो उद्धव ठाकरे से 1 घंटे मिले और शरद पवार से 1 घंटे मिले। आज भी तीनों नेताओं ने सेपरेटली मीटिंग की। शरद पवार ने अपने सभी उम्मीदवारों के साथ फोन पर बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात की और उनको ये आश्वस्त किया कि एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल वो नहीं आएंगे। और उनका यह अंदाज है, उनका यह अनुमान है कि ये 157 सीटें करीबन जो है वो महाविकास आघाड़ी को मिलेगी। उद्धव ठाकरे ने भी यही रणनीति अपनाई, अपने उम्मीदवारों से बात की और उनके पार्टी का यही कहना है कि 160 से 165 सीटें मिलेगी। नाना पटोले उन्होंने भी अपने, और चनीथला इन्होंने आज अपने कांग्रेस मुख्यालय से सभी उम्मीदवारों से संपर्क किया और ये कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले तो जो वोटिंग है उस पर नज़र रखनी है, कि काउंटिंग जो है उस पर नज़र रखनी है और किस वक्त कैसा ऑब्जेक्शन लेना है, ये बातें उनके ध्यान में लाई गई उम्मीदवारों के। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार महज 48 वोटों से हार गया था। पोस्टल वोटिंग को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो ये सब बारीकियां उनको समझाई गई और तीनों पार्टियों ने मिलकर एक रणनीति बनाई है कि जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाए, उम्मीदवार जीत जाए, तो उनके विधायकों को वो मुंबई तलब करेंगे और बाड़ीबंदी कर लेंगे। इसके लिए उनकी पीछे की रणनीति है। जो हमें कुछ विधायकों से, कुछ उम्मीदवारों से बातचीत हुई तो उनका यह कहना कि शीर्षस्थ नेताओं ने यह आशंका जताई है कि अगर मान लीजिए बीजेपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपना क्लेम करेगी सरकार बनाने के लिए। और ऐसे में गवर्नर अगर कुछ समय लेते हैं और यार बीजेपी को जोड़ तोड़ के लिए कुछ समय देते हैं, तो ऐसे में जोड़ तोड़ की पुरजोर कोशिश होगी, हॉर्स ट्रेडिंग तक हो सकती है और बीजेपी साम दाम दंड भेद के साथ जो है अपना कमाल दिखा सकती है। और इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरह से 2 पार्टियां टूट गई है। इसलिए कोई भी खतरा नहीं मोड़ लेना चाहती है महाविकास आघाड़ी और इसीलिए वो अब उम्मीदवार जैसे चुनकर आएंगे उनको मुंबई तलब करेंगे और उनकी बाड़ीबंदी करेंगे। होटल पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल सकती है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है कल रात से या परसों से हमें देखने मिल सकती है। दूसरी बात अगर हम महायुति की करें तो महायुति
बिल्कुल ये आश्वस्त है कि उनकी एक मेजोरिटी वाली सरकार बन जाएगी। करीबन 145 का आंकड़ा, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा वो पार कर लेंगे। 160 तक उनकी भी सीटें आएगी और उससे ज़्यादा भी ये आंकड़ा हो सकता है। उनका ये कहना था कि लोवेस्ट उनका परफॉर्मेंस रहेगा करीबन 135 से 140 तक, लेकिन उसके बावजूद वो सरकार बना लेंगे। हालांकि अभी तक देवेंद्र फडणवीस में आज सभी जो तमाम जो बड़े नेता है, बावनकुले भी नागपुर से आए, उनसे मिले, फिर नागपुर चले गए, वो भी लगातार संपर्क कर रहे। देवेंद्र फडणवीस ने आज कई नेताओं से बातचीत की, कई नेता उनके पास आए और उन्होंने उनको यही आश्वस्त किया है कि बीजेपी यहाँ पर महायुति की सरकार बनने जा रही है। शिंदे ने भी अपने विधायकों से, अपने उम्मीदवारों से बातचीत की। उनके बेटे ने भी जो है उनके नेता और प्रवक्ता को समझाया कि किस तरह से पार्टी का पक्ष रखना है, खासतौर पर जब बात आएगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर। और अजित पवार भी पिछले 2 दिनों से अपने उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं, खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र के इलाकों से। और दोनों महायुति और महाविकास आघाड़ी के ने बहुजन विकास आघाड़ी की बातचीत हो, जो पालघर में वहां पर ओहदा रखती है, या फिर अमरावती में बच्चू कडू जैसी पार्टी हो जिनकी कुछ सीटें चुनकर आती है, जन स्वराज पार्टी हो, यहाँ पर कोल्हापुर पश्चिम महाराष्ट्र की बात की जाए तो, और जो निर्दलीय जो बागी है, चाहे फिर शेकाप के हो या फिर बीजेपी के बागी हो या फिर शिंदे शिवसेना के बागी हो, इन लोगों से अभी तक दोनों खेमों ने संपर्क किया है। और महायुति की, महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहीं ना कहीं ये मैसेज ना जाए कि महायुति की अगर सरकार बन रही तो उनकी तरफ जाए, तो उनको पाले में करने के लिए पुरजोर कोशिश महाविकास आघाड़ी के नेता अभी से कर रहे हैं। और बीजेपी और महायुति ने भी वो संपर्क किया हुआ है, लेकिन बीजेपी जितनी डरी हुई या सतर्क नजर नहीं आ रही महायुति, उतनी उससे ज्यादा सतर्क जो है वो महाविकास आघाड़ी जरूर नजर आ रही है। इसके लिए उनको एक खतरा है कि बीजेपी कभी भी तोड़फोड़ की राजनीति कर सकती है, लेकिन उनके मन में डाउट है कि बीजेपी हो सकता है कि राज्य में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका, आपने सारी हलचल बता दी जो हर पार्टी के अंदर चल रही है। इस बीच आज वंचित बहुजन अखाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद उसी अलायंस को सपोर्ट करेगी जो सरकार बनाएगी। प्रकाश अंबेडकर ने ट्विटर पर लिखा कि वो सत्ता में रहना चुनेंगे। हालांकि अब तक प्रकाश अंबेडकर बीजेपी से एक डिस्टेंस बनाकर चलते रहे थे, लेकिन अब सारे ऑप्शंस खुले रखने की बात कहकर प्रकाश अंबेडकर ने महायुति के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा कि वो दोनों अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो भी सरकार आए वो उनके एजेंडे को पूरा करे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये इलेक्शन बहुत ताकत के साथ लड़ा है और कई जगह पर हमारे उम्मीदवार जो है वो जीतने वाले हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स जीत कर आने के बाद जब हमारे पास नंबर्स रहेंगे, और अगर यहाँ पर किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है, ये तो दिख रहा है, ना महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है ना महायुति को मिल रहा है, और बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी प्रोसेस अभी चल रही है, तो हमने ये तय किया है कि हम सिर्फ विरोधी पक्ष में नहीं बैठेंगे। तो हमारे जो कैंडिडेट चुनकर आएंगे वो सत्ता में सहभागी होंगे, लेकिन वो सत्ता में सहभागी होंगे मतलब इसका मतलब नहीं है कि हम ब्लाइंडली किसी को भी सपोर्ट कर देंगे। हमारे कुछ आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारा एजेंडा है जो लेकर हमने ये इलेक्शन लड़ा है और उसी एजेंडे पर हम ये जीतने वाले हैं। तो उसके साथ जो रहेगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो मान्यता देगा और उसको पूरा करने का हमें आश्वासन देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम युति के साथ कभी नहीं रहे। हमारा अगर आपने हिस्ट्री देखा तो हम बीजेपी के साथ कभी भी नहीं गए हैं, और शिवसेना के साथ भी जब शिवसेना बीजेपी से बाहर निकली तब उसके बाद हम यूबीटी के साथ गए थे। लेकिन अब उन्होंने ऐसा हुआ कि उनके जब हालात बहुत कमज़ोर थे तो उन्होंने हमारे साथ अलायंस कर लिया, खुद की पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर बढ़ा ली और फिर हमें छोड़ दिया। तो एक तरीके से उन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया। हालांकि ये वही वंचित बहुजन अघाड़ी है जिसके मतदान के एक दिन पहले बीजेपी को परेशानी में डाल दिया था। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद तावड़े महाविकास अघाड़ी के निशाने पर आ गए थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने तावड़े पर जमकर हमले किए थे। आज विनोद तावड़े ने राहुल गांधी, खड़गे और सुप्रिया सुले को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया। विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस के नेता या तो उनसे सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगे या फिर लीगल एक्शन के लिए तैयार रहे। विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी,
इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ, जो वहाँ चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, उन्होंने मेरे बारे में कहा। इस प्रकार की बातें जब होती है तो वेदना होती है, और इसलिए मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है। और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफ़ी मांगे, या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। चुनाव के नतीजों से पहले सियासी गर्मी झारखंड में भी बढ़ गई है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने इस बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं। हेमंत सोरेन सरकार की विदाई का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 81 में से 59 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर दिया। जेएमएम ने उन 59 सीटों की लिस्ट भी जारी कर दी और कहा कि यह एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट पोल है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 11 जिलों में एनडीए का खाता भी नहीं खुलने वाला, बाकी 13 जिलों में भी कांटे की लड़ाई है। हालांकि जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने सुप्रियो भट्टाचार्य से इस दावे के पीछे का आधार पूछा, तो उन्होंने बस इतना कहा कि यह सर्वे उनकी पार्टी ने नहीं कराया, यह पब्लिक का सर्वे है। यह लिस्ट उन्होंने झारखंड के वोटर्स के फीडबैक के आधार पर तैयार की है। देखिए, उस लिस्ट में आप देखे होंगे कि उसका स्रोत क्या। उस लिस्ट का स्रोत जो है वो आपका यहाँ के मतदाताओं का जो फीडबैक है वो है, और उनकी राय है कि हमें उनका अपार जन आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है, और काम करने का एक बार फिर से मौका दिया। पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे भी कराया अपना, इसका मतलब? पार्टी ने नहीं करवाया सर्वे, ये जनता का सर्वे है। जनता ने जो मत व्यक्त किया उसका हम लोग उन्होंने उसको सार्वजनिक किया। एग्जिट पोल का मतलब क्या है? एग्जिट होता है निकास, और जनता चुनती है आगमन को, अराइवल को। हमने एग्जिट पोल नहीं किया, हमने एग्जैक्ट पोल का नतीजा आपको बता दिया कि उनके जितने भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार लोग थे, जिनके चेहरे थे पोस्टर में, जिनके चेहरे लगाए जाते थे, सभी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी से जब जेएमएम के दावे के बारे में पूछा गया तो वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट बता रही है कि जेएमएम हताश है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और उनका अलायंस 51 से ज्यादा सीटें जीतेगा। अब स्वाभाविक है, अब काउंटिंग तो नहीं हुआ, इसलिए लिस्ट अभी मैं जारी नहीं कर सकता हूँ। लिस्ट तो इलेक्शन कमीशन ही कल जारी करेगी चुनाव परिणाम के बाद, और इससे ही स्पष्ट हो गया कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। ताकि उस क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता कोई भागे नहीं, तो पहले से कह रहा है कि भाई यहाँ तो हम जीत रहे हैं, यहाँ तो हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ठीक उसके उल्टा है। हमने तो कहा है कि 51 प्लस सीटें आएगी। 51 प्लस सीटें? हाँ, सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने एक टेक्निकल बात की। उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम की इस लिस्ट को गौर से देखें तो इनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां जेएमएम के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस और दूसरी सहयोगी पार्टियां जहां चुनाव लड़ रही हैं, इस लिस्ट में वहां कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा है। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन को अपनी सहयोगी पार्टियों पर भरोसा ही नहीं है। जेएमएम में भारी कंफ्यूजन है। कल इनके एक प्रवक्ता ने लिस्ट जारी किया कि 59 सीटों पर हम जीत रहे हैं, और जहां पे उन्होंने संघर्ष दिखाया वो सारे राजद और कांग्रेस के कोटे की सीटें थी, माले के कोटे की सीटें थी। यानी इनकी सीटों पर ये मान रहे हैं कि कोई संघर्ष नहीं, लेकिन अपने गठबंधन के सहयोगियों पर ही विश्वास नहीं साहब। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और आज इनके एक दूसरे प्रवक्ता ने एक एक्स पर पोस्ट करके कहा कि साहब वो जो आकलन था पहले प्रवक्ता का, वो व्यक्तिगत आकलन था, और हम जीतेंगे अच्छी संख्या में सीटें, लेकिन वो व्यक्तिगत आकलन था। तो ये तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है साहब, और जहां कंफ्यूजन होता है ना, वहां हारी होती है। झारखंड बीजेपी के सीनियर नेता सीपी सिंह ने इसकी अलग वजह बताई। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, इसलिए सरकारी अफसरों पर काउंटिंग के दौरान दबाव बनाने के लिए हेमंत सोरेन इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन यह सब अब चलने वाला नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दांव फेंकी है अभी से ही अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाए
और वो उनके पक्ष में काम करें। और दावा करने में क्या दिक्कत है? वचनम की दरिद्रम। देखिए, जहाँ तक पार्टी ने अंदरूनी सूत्रों से जो एनालिसिस कराया है, जानकारी लिया है, उसके अनुसार 45 से 50 सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही है। एक ज्योतिषी भी नहीं बता पाएगा कि कौन क्या करेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई परिवार की तो पार्टी है नहीं कि पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर ने जेएमएम के दावे को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता भी तो रोज 50 से ज्यादा सीटें आएंगी ऐसे दावे करते हैं, उनके दावे का क्या आधार है? राजेश ठाकुर ने कहा कि जेएमएम का दावा फीडबैक के आधार पर है, महागठबंधन को जीत का भरोसा है और किसके दावे में कितना दम है कल पता चल ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी तो पता नहीं 55 बता रही है, पिछले बार 65 बता रही थी। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, वो सारे फीडबैक्स जब मिलते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं। चुनाव का परिणाम तो कल ही आएगा और कल ही सच्चाई का पता लगेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और हम अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को फिर से एक बार जो सारी योजनाएं हैं उसको देने जा रहे हैं। इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। नीतीश, आपने झारखंड के चुनाव को बहुत करीब से देखा है, कवर किया है। पार्टियों के दावे अलग बात है, आपको क्या लग रहा है कल क्या हो सकता है? जेएमएम और बीजेपी के दावों में किसके दावे में दम दिखता है? देखिए, बीजेपी के दावे का आधार जो है वो ये है कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी का जो प्रदर्शन था, 51 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी और इस आधार पर बीजेपी 51 सीटों का दावा कर रही है। दूसरी तरफ जो पिछली बार के राजनीतिक समीकरण थे उसमें काफ़ी बदलाव हुए। पिछली बार आजसू से बीजेपी का गठबंधन नहीं था और करीब आधा दर्जन सीटों पर साफ तौर पर यह दिखा था कि आजसू की वजह से उनको नुकसान हुआ है। तो इस बार जो है आजसू के साथ गठबंधन है। इसके अलावा आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, वहाँ बीजेपी कमज़ोर थी। बाबूलाल मरांडी जो है वो अलग पार्टी उन्होंने बना रखी थी और जाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी का जब विलय कर दिया तो बाबूलाल मरांडी जैसा एक बड़ा आदिवासी चेहरा बीजेपी को मिल गया। इसके अलावा कोल्हान में जहां बीजेपी कमजोर थी, खाता तक नहीं खुला था पिछली बार, इस बार चंपई सोरेन जैसा चेहरा उनको वहां मिल गया। तो पिछले बार के मुकाबले जो राजनीतिक समीकरण थे वो बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसके पक्ष में जाएंगे। और इसके अलावा जो तमाम बड़े मुद्दे थे, खासतौर से जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी ने उठाया, या फिर कहें जो भ्रष्टाचार के जो कई मामले आए, काफ़ी जो कैश बरामद हुआ मंत्रियों के घरों से, वो एक बड़ा मुद्दा बना। पेपर लीक की बात कही गई। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर बीजेपी को लगता है कि इस बार उनको बढ़त मिलेगी और पिछली बार का जो प्रदर्शन था वो कमोवेश बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ जेएमएम को ये लगता है कि जो मैया सम्मान योजना है उनकी, वो उनकी नैया पार लगा देगी, क्योंकि महिला वोटर जो है उनको लगता है कि गोलबंद हुए उनके पक्ष में। और इस बार जो 81 सीटें हैं उनमें 68 सीटों पर महिला वोटरों का जो वोटिंग रही है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रही है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में भी यही ट्रेंड रहा है, इसलिए इसको इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जेएमएम को लगता है कि ये मुद्दा उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और दूसरी बात कि इस जेल जाने के बाद, हेमंत सोरेन जब जेल गए उसके बाद जो उनको एक सहानुभूति की बात कही जाती है, उनको लगता है कि एक सहानुभूति जो है अभी भी बरकरार रहेगी। और कल्पना सोरेन जिस तरह से इस दौरान उभरी, उनकी सभाओं में जो भीड़ देखने को मिली, एक नया चेहरा कल्पना सोरेन के तौर पर जो उनको मिला, तो जेएमएम को भी उम्मीद है कि वो इस बार जो है अपनी सरकार को बरकरार रखेगी। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो मुझे साफ तौर पर नजर आई कि मुकाबला कांटे का है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। नीतीश चंद्र ने काफ़ी वक्त लगाया, झारखंड के इलेक्शन को पूरा कवर किया है, सब नेताओं से उन्होंने बात की है और वो कह रहे हैं कि नज़दीकी मुकाबला हो सकता है। नीतीश ने बताया कि चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 51 असेंबली सीट्स पर बढ़त हासिल की थी, इसलिए बीजेपी 51 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन जेएमएम ने अपने दावे का आधार नहीं बताया। आमतौर पर काउंटिंग से पहले नेता, पार्टीज अपनी अपनी जीत का दावा करते ही हैं, सीटों का एक अनुमान देते हैं, लेकिन जीत के दावे के साथ सीटों की लिस्ट निकालना यह पहली बार हुआ है। वैसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे हेमंत सोरेन का ओवर कॉन्फिडेंस और अफसरों पर प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक बता रहे हैं। अब जमीनी सच्चाई क्या है,
इसके लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली में चुनाव होंगे। हालांकि दिल्ली के इलेक्शन में अभी 3 महीने का वक्त है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में कैंपेन शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा शुरू की। इस अभियान के जरिए केजरीवाल बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। असल में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाती है। केजरीवाल ने इसे ही हथियार बना लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में 65,000 छोटी छोटी सभाएं करेगी, जनता से पूछेगी कि उन्हें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, ये 6 रेवड़ियां चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी पावर में आई तो ये सारी सुविधाएं बंद कर देगी। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या है? मुफ्त की रेवड़ी ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने हजार रुपए के महीने का बिल आता है। अगर दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके कई कई हजार रुपए के फिर से हर महीने बिल आने चालू हो जाएंगे। तो अगर फ्री बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, ये फ्री की रेवड़ी केवल आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की इस बात को नौटंकी बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल लोगों को कोई सुविधा मुफ्त में नहीं देते, वो सिर्फ मुफ्त के बड़े बड़े दावे करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल और उनकी सरकार का असल मकसद फ्री वाली स्कीम्स के जरिए अपनी जेबें भरना है। अरविंद केजरीवाल की भाषा ऐसे लगती है जैसे वो खैरात बांट रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि दिल्ली में बिजली की सब्सिडी का लाभ सभी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं बताते कि बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आते हैं। अरविंद केजरीवाल पानी की बात करते हैं। दिल्ली में पानी है क्या पीने के लिए? स्कूलों के कमरों में उसके निर्माण में जो घोटाला किया गया, अरविंद केजरीवाल उसका जवाब आप नहीं देते। कौन सी फ्री दवाइयां दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? 4-4, 5-5 साल की डेट मिलती है टेस्ट कराने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। बसों में फ्री सेवा। हम चाहते हैं महिलाओं के साथ बुजुर्गों को भी वो फ्री सेवा मिले, लेकिन डीटीसी की बसें हैं क्या? अरविंद केजरीवाल राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। केजरीवाल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की योजना लागू कर चुके हैं और अब वो दिल्ली के लोगों को इस बात का डर दिखाएंगे कि अगर बीजेपी जीतेगी तो ये सब कुछ मुफ्त बंद हो जाएगा। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका मुकाबला करना बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। यूपी के संभल में जबरदस्त टेंशन थी। दरअसल कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का कल ही सर्वे हुआ था और जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज होनी थी। जबरदस्त भीड़ थी, इसलिए पुलिस के भी बहुत तगड़े इंतजाम किए गए थे। हजारों लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। करीब 7,000 लोगों ने आज इस शाही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी। अच्छी बात यह है कि सब कुछ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इस मस्जिद को लेकर लोकल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और दावा किया गया था कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। 3 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ, इसलिए आज जुमे की नमाज पर यहां सुरक्षा के बहुत सख्त बंदोबस्त थे। सुबह से ही पुलिस ने मस्जिद के आसपास डेरा डाल दिया था। बड़े बड़े अधिकारी खुद मौके पर थे ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया और नमाज अदा करने के बाद लोगों को सीधे अपने घर जाने के लिए कहा। नमाज करने के लिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी पहुंचे थे। बर्क ने कहा कि संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर जिस तरह विवाद पैदा किया गया, ये ठीक नहीं है।
इसके बाद जियाउर रहमान बर्क ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साफ साफ कहता है कि आजादी के पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में था वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। जो कुछ यहां हो रहा है वो गैर कानूनी है, इसलिए जो लोग यहां सर्वे कराकर पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं वो गलत है। हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, और ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि बाबरनामा और आयने अकबरी में इस बात का जिक्र है कि इस जामा मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। इस मामले में पेटिशनर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मस्जिद के अंदर ऐसे बहुत से सबूत हैं जो सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में इस जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ASI ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था। संभल में जो हमने एप्लीकेशन दायर की है वो ASI सर्वे की नहीं, वो एडवोकेट कमीशन की सर्वे की है, जिसको 19 नवंबर को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने अलाउ कर दिया था। उस दिन शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक सर्वे भी हुआ था। आगे भी अभी इसमें सर्वे होना है। एडवोकेट कमिश्नर महोदय इसकी तिथि और तारीख तय करेंगे और इसके बाद आगे हम वहां पे सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन संभल के मुसलमान विष्णु शंकर जैन को बाहरी बताकर उन पर संभल के माहौल को खराब करने का इल्जाम लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिद का सर्वे कराना ही गलत है। यहां हमेशा से मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। इससे पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये कोई अननोन पर्सन बाहर का, वो संभल का भी नहीं है, उसने आके बिला वजह संभल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसमें हमेशा से नमाज होती आई है, सिर्फ नमाज, पूजा कभी नहीं। जो कोई ऐसी बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले मंदिर था, उसे तोड़वाया गया। ये ऐसी कुछ नहीं है। मस्जिद है, थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये मुसलमानों की आज से नहीं 500 साल पुरानी मस्जिद है। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। यहाँ पे मस्जिद थी, हमारी मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगी। इंशाल्लाह बस और कोई नहीं कह सकता। हमारी मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह। और कोई यहाँ मंदिर कुछ नहीं था। ऐसा तो कुछ नहीं है। 500 साल पुरानी मस्जिद है और इसमें कुछ नहीं। ये सब भड़काने वाली बातें हैं। ये मतलब ये जो लोग हैं RSS के, वो लोग कर रहे हैं इस चीज को। जब से हमने वो संभाला, हमारे बाप दादा सब मतलब जामा मस्जिद जमाने से ही, काफी टाइम पुरानी मस्जिद है। लेकिन इसी इलाके में रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये सही बात है। सर्वे होगा, सबूत सामने आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि इस इलाके को पहले हरिजी मंडल ही कहा जाता था। धीरे धीरे यहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, इलाके का नाम भी बदल गया। हमारा तो बचपन यही बीता है और इस प्रांगण में हम खेले भी हैं। बचपन से ही देख रहे हैं कि धार्मिक धरोहर है और राष्ट्र की धरोहर है। ASI में संग्रहित है। तो किस रूप में कब इसको परिवर्तित कर दिया गया, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि 1529 में इसको बाबर के मीर बाकी ने इसको तोड़ करके मस्जिद बनाई है। उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। एक दरवाजा और एक नीचे तहखाना है, वो सब उसमें तहखाना भी है और बहुत कुछ है ऐसा जो कि हमारे मंदिर होने के प्रमाण है। जब हम बचपन में थे
तो जब रिक्शा से आते थे तो रिक्शा जो मुस्लिम पोलर रिक्शा होते थे वो भी इसे हरजी मंडल कह के आते थे कि हरजी मंडल के पास चलना है क्या, क्योंकि हमारा घर यही था हरजी मंडल। तो ये तो प्रूफ और सब बेकार की बात है। था ही हरिहर मंदिर, जैसे वो राम मंदिर था, काशी विश्वनाथ था, बाबर ने तोड़ के बनाया है। मीर बाकी इसमें लिख भी रहा बोर्ड पे, वहाँ अगर आप गए हो पढ़ाओ कि मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ के बनाया, इसमें कुछ शक थोड़ी है, प्रमाण भी है। पहले हम जाते थे, खेलते थे जब बच्चे थे ग्राउंड्स में, जो परिक्रमा मंदिर में लगती थी वो परिक्रमा के सारे द्वार थे, सब द्वार थे, इन्होंने बंद कर रखे थे, अब तो काफी बदल दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस वक्त जबरदस्त धार्मिक माहौल है। बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी इस यात्रा में लाखों लोग उनके साथ पैदल चल रहे हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। ये बात तो बाबरनामा में लिखी है। अगर मुसलमान इस हकीकत को नहीं मानते तो फिर कोर्ट में फैसला होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, इसलिए सर्वे तो जरूरी है। हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन आज भी अपने हजारों भक्तों के साथ करीब 17 किलोमीटर बाबा बागेश्वर पैदल चले। इसी दौरान इंडिया टीवी के संवाददाता अनुराग अमिताभ से खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बाबर ने जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई, उन सब का सच सामने आना जरूरी है। अकबर और बाबर के समय पर जो मंदिरों को तोड़ फोड़ करके मस्जिद बनाई गई, उसकी घर वापसी हो रही है। दूसरी बात, जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं वहां पर हरिहर मंदिर था, ऐसा मीडिया ने बताया, ऐसा आर्टिकल ने बताया। अब सरकार जांच करे, प्रशासन जांच करे, कोर्ट जांच करे, सत्य क्या है। अगर वहां पर हरिहर मंदिर था तो मंदिर में भगवान शिव और भगवान नारायण की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ओवैसी वगैरह लगातार ये बोलते हैं, आपको क्या? ये लोग हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं। ये देश में हमेशा दंगा चाहते हैं, हम इस देश में एकता चाहते हैं। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 2 दिनों की यात्रा में अभी तक हिंदुओं ने जो उत्साह दिखाया है उसे देखकर वो खुश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का सपना तभी पूरा होगा जब करोड़ों हिंदू सड़क पर उतरेंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अगर हिंदू अभी भी नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। 100 करोड़ हिंदुओं वाले देश में हम कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर चाहते हैं। अभी पूरा नहीं जागा, अभी कईयों के पेट में दर्द हो रहा है। अपनी कल्चर और संस्कृति के लिए जैसे इजराइल आज लड़ रहा है हर हाल में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, वैसे ही हिंदुओं तुम भी अपनी संस्कृति, अपने अधिकार, अपने बच्चों के लिए, संपत्तियों के लिए अपने अधिकार पर जगना प्रारंभ करो। अगर नहीं हिंदू सड़कों पर निकलेगा तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा, गजबाई हिंद बन जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र। लेकिन हम इन लोगों को लेकर के निकल गए, इस देश को गजबाई हिंद नहीं बनाने देंगे। शहाबुद्दीन जैसे लोग जो टीवी चैनल पर धमकी दे रहे हैं कि बाबा को बंद कर दो, पदयात्रा को बंद कर दो, इनका जब जलसा निकलता है तब तो नहीं हम धमकी देते, तब तो हम ज्ञान नहीं देते। इनके जलसे में हम तो नहीं देते हैं, इनके ताजिया निकलते हम तो नहीं ज्ञान देते। हम हिंदुओं के लिए बात कर रहे तो तुम क्यों ज्ञान पोंक रहे हो? इसी चक्कर में हम फिर छीलते हैं तरीके से। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे लाखों भक्तों की भीड़ का असर मध्य प्रदेश की सियासत पर भी दिख रहा है। दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस के लीडर जयवर्धन सिंह भी बाबा बागेश्वर से मिलने पहुंचे। वो भी उनकी यात्रा में शामिल हुए और सभी हिंदुओं से अपील की कि वो धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में जरूर आए, क्योंकि पदयात्रा सनातन की रक्षा के लिए हो रही है। हालांकि जयवर्धन की इस अपील पर कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं और उनके पिता दिग्विजय सिंह की इस बात पर क्या राय है वो अभी सामने नहीं आई है। आज जम्मू में 35 साल से रह रहे कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर सरकार का बुलडोजर चल गया। 35 साल पहले वैली से जान बचाकर जम्मू में बसे कश्मीरी पंडितों की दुकानों को जम्मू विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। यह बुलडोजर एक्शन जम्मू के मुठी कश्मीर पंडित कैंप में हुआ। जम्मू विकास प्राधिकरण का बुलडोजर बुधवार को इस कैंप के रह रहे कश्मीरी पंडितों की दुकानों के पास पहुंचा और दुकानों को तोड़ दिया। इससे कश्मीरी पंडितों के 10 परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। ये परिवार अचानक सड़क पर आ गए। बुलडोजर चलने के बाद बहुत से कश्मीरी पंडित अपनी दुकानों के बाहर ही धरने पर बैठ गए और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से न्याय की मांग की। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो उमर अब्दुल्ला चुनाव से पहले कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने का वादा कर रहे थे, वो सरकार में आने के 1 महीने के अंदर ही उन्हें जम्मू से भी उजाड़ देंगे। इन लोगों ने कहा कि उन्हें जब तक मुआवजा और नई दुकानें नहीं दी जाएंगी तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे।
जिन कश्मीरी पंडितों की दुकानें तोड़ी गईं, उनका कहना है कि वो तो यहां पिछले 35 साल से रह रहे हैं। 35 साल पहले आतंकवादियों ने उन्हें उनके घर से बेघर किया। अब जम्मू कश्मीर की नई सरकार ने उनकी रोजी रोटी के साधन छीन लिए। बेटा मैं पहले बार यही कहूंगा, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। ये सुबह आ गए, बाई चांस आ गए सुबह, हमें दुकान खाली करो। सर क्या बात है, हमें तोड़ना है। सर हम कहाँ जाएंगे? बोल रहे जाओ उमर साहब को बोलो, जाओ उमर साहब को बोलो। हमें क्या, उन्होंने बिल्डोजर लाया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया, मतलब ये डिसमेंटल करने में। अब देखो मैडम जी खुद, आप देखो ये हमारे सड़कों पर सामान है। हमने आधा घंटे में 2 घंटे में आप एक काम किया, लोग साहब आ गए, हमको मदद किया ये सामान बाहर निकालने में से। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। हमें समझ नहीं आता दुकानदारों को, हमें नोटिस क्यों नहीं मिला। 10 साल की बीजेपी की हुकूमत, या कि वो 10 साल उनकी फुल अथॉरिटी थी। अगर उन्हें दुकानें थे और भी कहीं वो बना सकते हैं, या ज़मीन 3 माले ले सकते हैं, तो वहाँ पर वो दुकानें बना सकते हैं। ये टाल मटोल हमेशा हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है कश्मीरी पंडित के साथ। ये सर रिहैबिलिटेशन है हमारी, जो परसों उन्होंने साहब ने बोला कि रिहैबिलिटेशन, यही प्रोग्राम है उनका, यहाँ से उठाना उधर मारना। अब पहले तो यहाँ आधा मार दिया, अब उधर मरवाना है। हम क्या बोले, हम तो खाली उमर साहब से बोलते हैं बस। हम एक कश्मीरी पंडित ने बताया कि जिन दुकानों को जम्मू नगर निगम ने नंबर अलॉट किए थे, उसका पूरा रिकॉर्ड है। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने सत्ता में आते ही उन्हीं दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। ना वो पत्थरबाज हैं, ना कोई आतंकवादी हैं, फिर उनके साथ ही जुल्म क्यों? हमारे यहाँ कोई 10-12 दुकानें थे हमारे इन भाइयों की। यूटी जब थी तब जब स्टेट थी तब भी चल रहे थे, अब यूटी थी 5 साल से तब भी चल रहे थे। किसी ने कोई नहीं बोला। यूटी जब थी किसी ने नोटिस भेजा? बिल्कुल कोई नोटिस नहीं है। नई सरकार उमर अब्दुल्ला की बनी है तब भी कोई नोटिस नहीं है। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी ने अपने इनके चिन्हित किए थे दुकानें, ये दुकानों पे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, वार्ड नंबर ये है और ये दुकान का नंबर है 30364। यह म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में भी है कि यह दुकानें चल रही है। लेकिन हमारे ये नहीं पता था कि एक महीना भी नहीं हो गया कि पहले इस सरकार की जो है लाठी हम पे ही चलेगी। हाँ, ना हम पत्थर उठाने वाले हैं, ना हम गोली चलाने वाले हैं। हम स्वाभिमान से रहने वाले हैं, हम अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। जिन दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला वो दुकानें 35 जम्मू के नगर निगम में रजिस्टर्ड है। दुकानों को बाकायदा नंबर मिले हुए हैं। इसके बाद भी अगर ये दुकानें सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थीं तो इन्हें पहले नोटिस दिया जाता, इन लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता। लेकिन इस तरह अचानक इन दुकानों पर बुलडोजर चलना ये कहीं से भी ठीक नहीं है।